Hello everyone, today we will start with the topic sets. This is the first chapter of class 11, chapter first, that is sets. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स होता क्या है. तो सेट्स जानने के लिए हमें जानने की ज़रूरत है कि कलेक्शन क्या होता है. तो कलेक्शन क्या है? तो कलेक्शन बेसिकली इट इज़ एनी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मैं तुम्हें कोई भी बता दूं कि मेरे को इसकी लिस्ट बना के दो, तो वो एक कलेक्शन है. किसी भी चीज़ की मैं लिस्ट तुमसे मांग सकती हूँ. तो दिस इज एनी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जैसे पहले फर्स्ट मैंने पूछा लिस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट मैंने कौन सी लिस्ट पूछी है? तो फर्स्ट अगर मैं इसके एग्जांपल लेना चाहूँ, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया. सेकेंड लिस्ट मैंने पूछी राइट ऑल योर फेवरेट फ्रूट्स. ऑल योर फेवरेट फ्रूट्स. अब देखो इसमें जो फर्स्ट है ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसमें जो आंसर है सबका सेम होगा. मतलब सब 28 स्टेट्स ही रिपोर्ट करेंगे जो इंडिया के 28 स्टेट्स हैं. और सेकंड वाले में जो ऑल योर फेवरेट फ्रूट्स वाली लिस्ट है, उसमें सबका आंसर क्या है? डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक का फेवरेट फ्रूट अलग होगा. तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला हमारे पास कलेक्शन है ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये एक सेट है. दिस इज अ सेट. बट जो सेकंड वाला है ऑल योर फेवरेट फ्रूट्स, दिस इज नॉट अ सेट, बिकॉज इसमें जो सेकंड वाला है सबका आंसर डिफरेंट होगा. तो इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी कलेक्शन सेट कब बनती है. तो कोई भी कलेक्शन सेट तब बनती है जब उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइंड हो. अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेट की डेफिनेशन क्या होती है. तो नाउ विल डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट. सो बेसिकली सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर थॉट एंड इंट्यूशन. अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जब हम आंसर लिखें तो सबका आंसर मैच होना चाहिए और वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. हमें पता हो कि किस एलिमेंट को, किस ऑब्जेक्ट को इस सेट में, इस कलेक्शन में इंक्लूड करना है या नहीं करना. और डिस्ट्रीब्यूशेबल का मतलब कि हर एक जो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट हम कलेक्शन में डाल रहे हैं तो वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए. तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, कुछ कलेक्शंस लिखे हैं, तो हमें बताना है कि कौन से कलेक्शन सेट हैं, कौन से नहीं. जैसे फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमें पता है कि ये 1 से शुरू होगा और ऐसे चलता जाएगा. तो जब मैं किसी से भी पूछूंगी व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो यही आंसर रिपोर्ट करेगा. तो दिस मीन्स दिस इज अ सेट. अब सेकंड वाला मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ टॉप 10 क्रिकेट प्लेयर्स. अब जो कलेक्शन ऑफ टॉप 10 क्रिकेट प्लेयर्स है, इसमें हर एक का डिफरेंट आंसर होगा, क्योंकि हर एक के अकॉर्डिंग टॉप 10 जो क्रिकेट प्लेयर है वो अलग अलग होंगे, हर एक की पसंद के अकॉर्डिंग. तो इसलिए ये कलेक्शन में जो आंसर्स है हर एक के सेम नहीं आएंगे, मतलब वेल डिफाइंड आंसर्स नहीं है. तो इसलिए ये सेट नहीं है, ये वाली कलेक्शन सेट नहीं है. अगर मैं थर्ड की बात करूं, कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. अब ये वाला सेट है, क्योंकि अगर मैं किसी से भी पूछूंगी कलेक्शन बताओ मेरे को नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो वो वही वाले नॉवेल्स की बात करेगा जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं, और वो सारे नॉवेल्स की बात करेगा जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं. तो इसलिए वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए सेट भी है. सो दिस इज अ सेट. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर. नाउ विल डिस्कस व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल पी भी लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं. और जो एलिमेंट्स हैं सेट के, उसको बेसिकली हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई. अब मैंने एग्जांपल लिखी है, मैंने एक सेट लिया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. तो उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? उसमें होगा 1 2 3 4 5 टिल सो ऑन चलता जाएगा. दिस 3 डॉट्स रिप्रेजेंट एंड सो ऑन. इसका मतलब कि ये सेट हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है जिसके एलिमेंट्स चलते जा रहे हैं. अब हम देखेंगे कि कैसे हमें पता लगता है कि कोई भी एलिमेंट जब बिलोंग करता है सेट को, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब कोई भी एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करता तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट. एक एग्जांपल लिखिए, एक सेट लिखा है सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू. अब हमें बताना है, अगर मेरे को ऐसा दे दिया जाए, अब मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि जो ए एलिमेंट है इस सेट को बिलोंग करता है, तो इसको इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू. और अगर मैं पूछूं डी, क्या डी एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहा है? तो वो नहीं कर रहा, तो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू.
जैसे आई यहाँ पे बिलोंग कर रहा है तो आई बिलोंग्स टू बी। तो अगर मैं पूछूं कि हमारे पास जो एफ है क्या वो सेट बी में है, तो मेरे को दिख रहा है कि एफ जो है वो बी सेट में नहीं है, तो मैं लिखूंगी एफ डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सो दिस मीन डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब भी जो एफ है दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट बी। सो एफ इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट बी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सेट्स हैं उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है रोस्टर फॉर्म। तो हम दोनों फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो सेट्स की है, सेट्स की दो रिप्रेजेंटेशन है, एक है सेट बिल्डर फॉर्म और एक है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने का मतलब हम पी को क्या लिखेंगे, ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स शेयर्स अ कॉमन प्रॉपर्टी। इन सब में जो एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी या कॉमन कोई भी रिलेशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें हम एलिमेंट्स लिस्ट नहीं करेंगे, हम जो कॉमन रिलेशन है उनके बीच में या उनकी प्रॉपर्टी है जो कॉमन है वो लिस्ट करेंगे, वो लिखेंगे वो स्टेटमेंट की फॉर्म में। और जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में हम उसी प्रॉपर्टी को एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। कि जैसे मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, तो उसकी वो थी एक सेट बिल्डर फॉर्म कि मैंने एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब अगर मैं उसके एलिमेंट्स लिखूँ ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, तो वो एक रोस्टर फॉर्म हो जाती है। तो बेसिकली रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। और हमें हर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, हम बार बार नहीं लिख सकते। एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे, सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे आएंगे वो डिस्टिंक्ट आएंगे। और जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो इनमेटीरियल है। अब ऑर्डर इनमेटीरियल का मतलब क्या है कि मैं एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 2 3 4, और चाहे मैं इसी को ऐसे लिख दूं 2 3 4 1। So let's say the set is Q, तो these are Q, तो दिस इज Q। तो ये दोनों सेट सेम ही हैं, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर इज इमैटेरियल। एलिमेंट्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। अब नेक्स्ट विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सेट। उसमें फर्स्ट टाइप आती है नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, जिसको हम वाइड सेट भी बोलते हैं, VOID, वाइड सेट। अब इन तीनों का मतलब सेम है। जैसे एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। जैसे हमारे पास एम्प्टी बकेट है, मतलब खाली बकेट। तो सेट का मतलब भी क्या है, एम्प्टी सेट का मतलब कि जिसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी है, R मैंने एक सेट लिया, वो सारे एक्स नेचुरल नंबर में से हैं और x+2 1 है। अब x+2 1 का मतलब क्या है, x जो है वो -1 है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि x नेचुरल नंबर भी हो और x -1 भी हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको मैं लिखूंगी R = दिस एम्प्टी सेट। सो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट की। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्टी सेट। चाहे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, R = ओपन ब्रेसेस को खाली छोड़ दिया। ये भी सही है नोटेशन, बट मैं इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखूंगी। दिस इज अ रॉन्ग नोटेशन कि मैंने कर्ली ब्रेसेस भी लगा दी और उसमें ये फाई सिंबल भी डाल दिया। इसका मतलब दिस इज अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा अगर हमें नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट, तीनों एक ही बात है, उनको रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम या तो फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ तो हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे उसको खाली छोड़ देंगे, उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये मेरे पास नल सेट या फिर एम्प्टी सेट होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगलटन सेट क्या होता है। अब नेक्स्ट सेट हमारे पास है सिंगलटन सेट, दैट इज अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। जैसे सिंगलटन नाम से पता लग रहा है सिंगल एलिमेंट, तो वही हमारे पास वो वाला सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। जैसे अब मैंने एक सेट लिखा है, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर सच दैट x² = 36। अब x² = 36 से तो लग रहा है कि x² 36 मतलब x = ±6। तो इससे तो x के दो आंसर आ गए, एक तो x6 आ गया और एक x आ गया -6। बट क्या हमारे पास -6 होल नंबर है? नहीं है, तो ये हमारे पास एलिमेंट सेट में नहीं जाएगा, सिर्फ x = 6 ही एलिमेंट जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बी सेट की रोस्टर फॉर्म लिखूंगी तो उसमें आएगा सिंगलटन 6। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ सिंगलटन सेट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पेयर्स।
अब नेक्स्ट इज अ पेयर सेट। पेयर सेट जैसे हमारे पास नाम से पता लगता है पेयर, पेयर मतलब दो चीज़ें, तो दिस इज अ सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स। मैं प्रीवियस वाली एग्जांपल ही उठा रही हूँ। प्रीवियस वाली एग्जांपल हमने डिस्कस की थी बी सेट ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, उसमें होल नंबर था, तो होल नंबर की वजह से जो हमारे पास -6 आंसर था वो हमारा रिजेक्ट हो गया था, वो सेट में नहीं आया था। बट अब मैंने क्या किया, अब मैंने वो एक्स लिए हैं इंटीजर्स में से, तो बेसिकली ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स फॉर इक्वल्स टू 36, तो x किसके बराबर आ गया, +-6 के। अब दोनों ही इंटीजर हैं, 6 भी इंटीजर और -6 भी इंटीजर है, तो अगर मैं रोस्टर फॉर्म बी की लिखूं तो इसमें एलिमेंट्स आ गए 6 और -6, तो बेसिकली दीज आर टू एलिमेंट्स, सो दैट्स व्हाई बी इज अ पेयर सेट। अब हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल में भी अगर देखें तो पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स, तो बेसिकली टू एलिमेंट्स। तो हम याद कर सकते हैं, अभी तक हमने 3 सेट पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा था नल सेट। नल सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज अ जीरो एलिमेंट, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा सिंगलटन सेट, जिसमें 1 एलिमेंट आ जाए। फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पेयर सेट, सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास फाइनाइट सेट क्या होता है। नेक्स्ट इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इज अ सेट कंटेनिंग डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब वो वाले एलिमेंट्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे खत्म हो रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, टी इज सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 200। अब सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 200, अगर मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, 2 से शुरू होगा, 2 4 6 8 ऐसे चलता जाएगा टिल, अब लेस देन 200 है तो 200 काउंट नहीं होगा, तो हमारे पास हम 198 पे जाके रुक जाएंगे। तो बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मैं इनको काउंट कर सकती हूँ, इसलिए ये मेरे पास फाइनाइट सेट है। फाइनाइट का मतलब भी है कि काउंटेबल, कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट विल डिस्कस इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इज अ सेट which does not contain the definite number of elements, मतलब इसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता हमें कहाँ पे जाके रुकना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, जैसे हमने पिछले केस में डिस्कस किया था फाइनाइट सेट के केस में, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 200, तो मेरे को पता था कि 2 से शुरू करना है और 198 पे जाके रुकना है। बट अब मैंने एग्जांपल लिया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब मेरे को ये तो पता है कि मेरे को 2 से शुरू करना है, 2 4 6 8, बट अब मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को एंड कहाँ पे करना है, तो इसलिए ये सेट चलता ही जाएगा। अगर कोई 1000 बोल रहा है तो कोई बोल देगा 1002, तो ऐसे ये सेट चलता ही जाएगा, हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ पे जाके रुकना है, तो इसलिए जो इसके एलिमेंट्स है वो हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए जो सेट है दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट विल डिस्कस इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। नाउ नेक्स्ट इज द इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अब इक्वल सेट्स है तो बेसिकली हम 2 सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने देखा नल सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, तो इसमें सिंगल सेट के बारे में डिस्कशन हो रहा था। अब इसमें इक्वल सेट्स, तो बेसिकली 2 सेट्स होंगे कोई भी ए और बी। अब हम उनको इक्वल कब कहेंगे, अब हम सेट्स ए और बी को इक्वल तब कहेंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उनके एलिमेंट्स खुद भी सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब जैसे ए सेट में अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये हमारे पास नोटेशन होती है लिखने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, तो एन ऑफ ए, तो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 4 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, वो भी हमारे पास 4 है। और अगर मैं एलिमेंट्स देखूं इसमें क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 3 1, तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है ही और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, इसलिए ये इक्वल सेट है। अब नेक्स्ट जो हम केस डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, उसमें क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे बट एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे, मतलब सेट्स के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम नहीं होंगे, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमने 4 लिखा, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और इसको कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट भी बोलते हैं। अगर कभी मेरे हमसे पूछा जाए व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, तो कार्डिनैलिटी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, या फिर हम बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब लास्ट टाइप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एन इक्विवेलेंट सेट। नाउ आवर लास्ट टाइप इज इक्विवेलेंट सेट्स। कोई भी 2 सेट्स को हम इक्विवेलेंट तब बोलते हैं जब हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम हो या ना हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं ए सेट में देखूं, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, अगर मेरे को इसकी कार्डिनैलिटी लिखनी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 4। अब बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी, तो बेसिकली
4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में और बी सेट में सेम है। बट अगर हम नोटिस करें जो इसमें एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, बट क्या बी सेट में 1 2 3 4 है? नहीं है। तो बेसिकली एलिमेंट सेम नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसलिए ये जो सेट है ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। तो हम इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हर एक इक्वल सेट होता है, इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, बट हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होता। अगर इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स भी सेम हो जाए तब वो इक्वल सेट बनता है। अब कुछ हम नोटेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले n इज फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, w इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, z इज फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स, q इज फॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, q कॉम्प्लीमेंट या फिर t हमारी एनसीईआरटी में यूज किया हुआ है सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स के लिए, बट बहुत सारी बुक्स में q कॉम्प्लीमेंट भी लिखा जाता है सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स के लिए। अब r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, c इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो नोटेशंस हैं ये बाय डिफॉल्ट नोटेशंस हैं। जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n मतलब क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। तो अगर हमें कहीं पे भी ऐसा लिखा मिलता है तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये बाय डिफॉल्ट नोटेशंस हैं, हमें जो एलिमेंट लेने हैं इन सेट्स में से लेने हैं। अब x बिलोंग्स टू z, तो इसका मतलब कि जो मेरे पास x जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से आ रहे हैं। दिस इज फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स।